नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। ये मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन आप वाराणसी से देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि वाराणसी इस वक्त धर्म नीति और राजनीति का केंद्र बना हुआ है। वजह है ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर और अपने अपने दावे। आज बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी वाराणसी की अदालत में, लेकिन वो सुनवाई वकीलों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पाई। इस वक्त मैं अस्सी घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ हर कोई जो आ रहा है वो इस बारे में जानना चाहता है कि आगे हुआ क्या। वो जो कहा जा रहा था हिंदू पक्ष की तरफ से कि यहाँ पर शिवलिंग मिले हैं, क्या वो सत्य है? क्योंकि जब ये सवाल उठ ही रहे थे, एक और नया वीडियो सामने आया और इस वीडियो ने हिंदू पक्ष के कुछ दलीलों को और मजबूत कर दिया। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि देखिए वो शिवलिंग नहीं है, वो तो फाउंटेन है और इस तरीके के फाउंटेन आपको हमेशा वजू खानों में, तरह तरह के जो वजू खाने मस्जिदों में होते हैं वहाँ साफ तौर पर मिल जाएंगे और दिख जाएंगे। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम आपको इन दोनों पक्षों के जो मजबूत दावे हैं उनका विश्लेषण करके दिखाएंगे। ये कितने सही है, इनके बारे में कितनी सत्यता है, इसकी प्रामाणिकता क्या है, आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस ताज़ा वीडियो के बारे में आपको जानना चाहिए जिसको लेकर हिंदू पक्ष में एक खुशी की लहर है। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी दलील पर। आदि योगी यानी भोले शंकर भले ही आकाश की गहराइयों में शून्य और सन्नाटे के पथ पर हों, लेकिन धरती पर उनके नाम पर जबरदस्त कोलाहल है। कितने हजारों वर्षों का शिवलिंग है, कोई हमने ऊपर से लाके इसको पटक थोड़ी न दिया। और ये जो कि इससे फुहारा है और इन लोगों को मतलब जो है कि शिवलिंग 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 में गए। उन लोगों ने तोड़ करके हमारा मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया। किसी मुसलमान ने किसी मंदिर के लिए क्लेम किया और अब तो प्रमाण भी हो गया। नंदी बाबा एक तक जहाँ देख रहे थे वही बाबा मिले। किसी फव्वारे को आप कह दीजिए कि शिवलिंग है तो ये मान नहीं सकते। ये शोर और कोलाहल शिव शंकर की नगरी काशी के ज्ञानवापी मस्जिद पर मचा है। वैसे तो ज्ञानवापी विवाद पिछले 15 दिनों से सुलग रहा है, लेकिन 36 घंटे के अंदर ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने के 2 वीडियो से विवाद की चिंगारी और धधक उठी है। ये ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने के 2 वीडियो हैं। बाईं ओर नजर आ रहा ये वीडियो सबसे ताजा है, जबकि सोमवार को वजूखाने का वो वीडियो सामने आया था जिसमें नजर आ रही आकृति को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया और मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा करार दे रहा है। ये ज्ञानवापी परिसर का सबसे ताजा वीडियो है। इस वीडियो के पहले ही फ्रेम में जाली के उस पार नंदी की मूर्ति नजर आ रही है। 30 सेकंड के इस वीडियो में जैसे ही कैमरा दूसरी ओर घूमता है, सामने वो वजूखाना नजर आता है जिसे लेकर सारा घमासान छिड़ा है। वीडियो में नजर आ रहे वजूखाने में वो जगह भी नजर आ रही है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है। हालांकि ये पानी में डूबा हुआ है, जबकि सोमवार वाले वीडियो में वजूखाने में पानी नहीं था। ज्ञानवापी के वजूखाने के इस नए वीडियो के सामने आने के बाद अब हिंदू पक्ष का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष फाउंटेन वाली थ्योरी पर अड़ा हुआ है। अब बाबा तो है ही है, अब बाबा को बताना क्या है? वो आज से जो बाबा है, बाबा तो जो है नहीं कि अनंत काल से हैं, तो उसमें तो बहुत से अवशेष भी हैं। अभी तो सर्वे में बहुत से अवशेष निकलेंगे। भाई मंदिर तो पूरा था ही, तो बाद में तोड़ कर औरंगजेब ने तोड़ करके इसको मस्जिद खड़ा किया। हिंदुस्तान के हर जिले की मस्जिद को जिसमें तालाब मौजूद है उसमें शिवलिंग मौजूद है, पत्थर का शिवलिंग है। फाउंटेन और शिवलिंग में अगर आप तमीज नहीं कर सकते तो आपकी आस्था पे मैं हैरान हूँ। ज्ञानवापी में मुसलमानों की मस्जिद है या हिंदुओं का मंदिर, इस बहस का केंद्र वजूखाने में सर्वे के बाद शिवलिंग और फव्वारे पर टिक गया है। अदालत में शिवलिंग बनाम फव्वारे की लड़ाई को ऐतिहासिक तथ्यों और एक्सपर्ट्स की जांच की कसौटी पर कसा जाएगा, लेकिन मंदिर मस्जिद की लड़ाई का आखिरी फैसला न सिर्फ शिवलिंग बल्कि कई सारे सबूतों और दलीलों के आधार पर किया जाएगा। देखिए,
दोनों ही पक्षों के पास अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन सच्चाई ये है और ये सच दोनों पक्ष भी जानते हैं और दोनों ही जो अकीदत रखते हैं वो भी ये बात मानते हैं और वो लोग भी ये बात मानते हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं कि जो भी फैसला होगा वो अदालत में होगा। लेकिन दलीलें जो दी जा रही है वो बड़ी दिलचस्प है। जैसे मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि 1991 का एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसमें जो कहा गया है उसके हिसाब से अभी जो सर्वे हुआ है वो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सर्वे में जो तथ्य सामने आएंगे, जो सत्य सामने आएगा, वो स्थापित कर देगा कि वहाँ कुछ और नहीं, मंदिर ही था। तो इन दोनों ही दलीलों के बीच या इन दोनों ही दलीलों को मिलाकर एक रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक में हमने आपके लिए तैयार की है। ये दलीलें किस ओर जाती है और किस ओर इशारा करती है, अब इसे देखिए आप। मंदिर की दीवारें हैं मोटी, उस पर यह गुंबद रखा गया है। इससे साबित होता है कि यह मस्जिद नहीं महज जिद है। तो शिवलिंग देखिए, मंदिर का प्रांगण है तो वहाँ कब्र कहाँ से निकल जाएगा, फव्वारा कहाँ से निकल जाएगा, शिवलिंग नहीं निकलेगा मंदिर में। कि वहाँ मुसलमानों का एक भी घर तो है नहीं मस्जिद के आसपास, कुछ भी डाल दो अवशेष, उसके अवशेष का गड्ढा करके कहीं भी डाल दो, कुछ भी निकाल दो। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर और मस्जिद की इस जंग में पहला नंबर आता है उस वीडियो सबूत का जो सर्वे के आखिरी दिन सामने आया। सबूत नंबर 1, वजूखाने में शिवलिंग। ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष अपने दावे के सबूत के तौर पर सबसे ऊपर वजूखाने में मिली उस आकृति की दलील दे रहा है जिसे वो शिवलिंग बता रहा है। सर्वे के आखिरी दिन जब वजूखाने के पानी को खाली कराया गया तो ये शिवलिंग नजर आया। इसके बाद से ही हिंदू पक्ष अपने दावे को लेकर और भी उत्साहित हो चुका है। खुल के बताइए क्या मिला, क्या पाया? बाबा मिल गए, कुछ नहीं मिला। हाँ बस तो बड़ी बात है, सदियों की प्रतीक्षा के बाद वहाँ शिवलिंग प्राप्त हो रहा है। सबूत नंबर 2, नंदी के सामने शिवलिंग। वजूखाने में जिस दिन शिवलिंग मिला उसी दिन से ये कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद नंदी का चेहरा वजूखाने के सामने है जहाँ शिवलिंग मौजूद है। हिंदू धर्म में शिव मंदिरों में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ ही होता है। अब सामने आए नए वायरल वीडियो में भी ये नजर आ रहा है कि एक तरफ नंदी की मूर्ति है, सामने जालीनुमा दीवार है और उसके ठीक सामने वजूखाना है जिसमें शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। पहले भगवान शिव वहाँ विराजमान थे, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, पूरा संसार जानता है कि नंदी का मुख मस्जिद की तरफ था और भगवान शिव वहाँ हैं। ज्ञानवापी में भगवान शिव हैं, ऐसा हम सारे लोगों को विदित था और विदित है भी, इतिहास भी कह रहा है। सबूत नंबर 3, दीवारों की कलाकृति। वजूखाने में शिवलिंग मिलने से पहले ज्ञानवापी परिसर की दीवारों पर बनी कलाकृतियां ये काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के बीच की दीवार है। इस दीवार पर बनी ये कलाकृतियां हिंदू निशानियां हैं। मंदिर का दावा करने वाला पक्ष इन कलाकृतियों को अपने दावे के पक्ष में पेश कर रहा है। लेकिन जो बैरिकेडिंग के बाहर जो लोग फोटो ली उसमें चक्र बने हुए कमल के, कहा कि देखिए कमल के निशान है, ये सूर्य का निशान है, ये नाग देवता है जो हिंदू मंदिर में होते हैं, किसी इस्लामिक कल्चर में तो होता नहीं। सबूत नंबर 4, दीवार पर श्रृंगार गौरी की प्रतिमा। ये सारा विवाद इसी श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर शुरू हुआ। मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा ज्ञानवापी परिसर की बाहरी दीवार पर है। इसकी विधिवत पूजा के लिए 5 महिलाओं ने याचिका दी, जिसके बाद सर्वे का आदेश हुआ। लेकिन मस्जिद की दीवार पर मूर्ति की मौजूदगी को मंदिर होने की दलील से जोड़ा जाता है। अभी हमें बाबा का परिवार पूरा वहाँ मिलेगा। हमारे गणेश जी हैं, हमारे वहाँ पे नंदी जी हैं, हमारी वहाँ पे श्रृंगार गौरी माता है, हमारे हनुमान जी हैं, सब आएंगे सामने। सबूत नंबर 5, मस्जिद की टूटी दीवार। ज्ञानवापी में मंदिर की सबसे पुरानी दलील ये दीवार ही है, क्योंकि दीवार दूर से ही नजर आती है और ये दीवार ज्ञानवापी मस्जिद के ही एक हिस्से की है। इन दीवारों में नजर आ रहे पिलर और आकृतियां हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इन्हें भी मंदिर होने के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। सबूत नंबर 6, मस्जिद का नाम ज्ञानवापी क्यों? मंदिर मस्जिद के विवाद में ये सवाल भी उठता है कि आखिर एक मस्जिद का नाम ज्ञानवापी क्यों है? हिंदू पक्ष का कहना है कि मुगल काल में बनी मस्जिद का नाम भला ज्ञानवापी क्यों रखा जाएगा, और उनकी दलील है कि इस परिसर में मौजूद एक कुएं की वजह से इसे ज्ञानवापी कहा जाता है। कि भगवान शिवलिंग जब को नष्ट किया गया, अविमुक्तेश्वर को जब नष्ट किया गया, तो कुछ पंडित लोग या स्वयं अविमुक्तेश्वर मतलब शिव उस कूप में आ गए, जबकि उस कूप से
अर्थ ये नहीं था। ज्ञानवापी कूप का मतलब यही था, मात्र यही था कि वहां पर रहने वाले को ज्ञान, वहां पर स्नान करने वाले को, उसका जल आचमन करने वालों को ज्ञान की उपलब्धि होती है, उससे इतना ही आशय था। अब तक जो आपने सर्वे के आधार पर दलीलें देखी, और जो दलीलें इनफैक्ट देखी वो सर्वे के आधार पर थी कि अंदर क्या कुछ मिला है, शिवलिंग मिला है, आकृतियां मिली है कि तहखाने में कुछ दिखा है, उन्हीं के आधार पर हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि उनकी जो दलील है वो मजबूत है। लेकिन अब हम आपको कुछ दस्तावेजी सबूत दिखाने जा रहे हैं, और ये दस्तावेजी सबूत हिंदू पक्ष के दावों को कैसे मजबूत करते हैं आप खुद देखिए। सबूत नंबर 7, औरंगजेब ने तोड़ा मंदिर। ज्ञानवापी के विवाद की जड़ 350 साल पुरानी मानी जाती है, क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। हिंदू पक्ष का कहना है कि औरंगजेब के ही आदेश पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, और सदियों से आक्रमणकारियों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। इतिहासकारों के मुताबिक मंदिर पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में तोड़ा। फिर 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर में विध्वंस किया। इस दौरान मंदिर बनाया भी गया, लेकिन 1669 में औरंगजेब के फरमान पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई। 93 में पृथ्वीराज और जयचंद्र की हार के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर पर अनेक आक्रमण हुए, और ये पहला ध्वंस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ। उसके बाद समय समय पर ध्वंस होते रहे और मंदिर बनते रहे। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने इन मंदिरों को पुनः नष्ट किया और पुनः मंदिर बने। लेकिन 1669 में औरंगजेब ने पहली बार मंदिर ध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया। सबूत नंबर 8, इतिहासकारों और एएसआई के दावे। औरंगजेब ने ही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई, इसे लेकर इतिहासकारों में भी कोई मतभेद नहीं है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर के तहखाने में गैर कानूनी हरकत से नाराज होकर मंदिर तुड़वाया, तो दूसरा पक्ष ये कहता है कि उसने धार्मिक वजहों से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। वाकया हुआ है, एक वाकया हुआ जिसमें से 15 रानियों में से एक रानी लौट के नहीं आई, और वो ज्ञानवापी का जो इलाका है उसी में कहीं खो गई वो। तो जिसकी वजह से जब तलाश की गई तो वहाँ मालूम हुआ कि जो है वो रानी विक्षिप्त अवस्था में मिली एक तहखाने के अंदर जो है, जिसकी वजह से औरंगजेब के पास वो हिंदू राजा आए और उन्होंने कहा कि ये क्या है। तो औरंगजेब ने जो है एक ऑर्डर दिया कि जो इलाका जहाँ पे पाई गई उसको, वो चूँकि अपवित्र हो गया है, इसलिए उसको डिमोलिश किया जाए। हिंदू पक्ष। सबूत नंबर 9, धर्म ग्रंथों में जिक्र। हिंदू पक्ष पौराणिक धर्म ग्रंथों के हवाले से भी यह दावा करता रहा है कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मौजूद है। धर्म ग्रंथों में जिस उल्लेख का बार बार जिक्र होता है वो है लिंग पुराण। ज्ञानवापी पर लिंग पुराण में लिखा है, देवस्य दक्षिणे भागे वापी तिष्ठत शोभना तस्य तथोदकम पीत्या पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब देवता के दक्षिण में वापी है, उसका जल पीने वाला पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त है। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में ज्ञानवापी या ज्ञानोद, ज्ञानवापी का पहले का जो नाम है ज्ञानोद है, ज्ञानोद ही आगे चल कर के ज्ञानवापी नाम से जाना गया। इसका विवरण जो है स्कंद पुराण के काशी खंड में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इन सबूतों और दलीलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि वजूखाने से निकली आकृति शिवलिंग है या फाउंटेन। वैसे मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मुगल कालीन तमाम इमारतों में ऐसे ही फाउंटेन होते थे और देश की कई मस्जिदों में भी ऐसे ही फाउंटेन हैं। लेकिन ज्ञानवापी के वजूखाने से शिवलिंग निकला या फाउंटेन, इसका अंतिम फैसला अदालत को ही करना है। मैं आपको ये बता दूं कि आज हम लोग ज्ञानवापी मंदिर और जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ पर मौजूद थे, सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिर थोड़ा जब मौका मिला तो हमने कहा मस्जिद के दीदार भी हो जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद भी ले लेंगे, तो हमने अंदर का रुख किया। जब मैं वहाँ पहुँची तो नंदी के दर्शन किए। नंदी ठीक उस तरफ देख रहे हैं जहाँ पर मस्जिद है, और मस्जिद नहीं, वो जो वजू खाना है उसका टिन आपको नंदी के मूर्ति के पास जब आप खड़े होते हैं तो वहाँ सामने से आपको वो टिन जो वो ऊपर की छत है वो दिखाई देती है।
तो दीवारें तोड़ने की बात हो रही थी। अच्छा, इन दोनों के बीच में यानी नंदी और उस वजू खाने के बीच में दीवार है, 2 दीवारें हैं और फिर बीच में एक पैसेज है। लेकिन वहां वाली जो दीवार है उस दीवार को तोड़ने की बात हो रही है। ये तो एक दीवार थी जिसे तोड़ने की याचिका जो है वहां कोर्ट में निचली अदालत में दी गई और उस पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि वकील जो है वो हड़ताल पर चले गए। ये तो आप जानते हैं कि ये वो वाली दीवार है, कथित तौर पर जो कहा जा रहा है कि नंदी देख रहे हैं शिवलिंग की तरफ, वो दीवार तोड़ दीजिए। एक और दीवार है जिसको तोड़ने की बात हो रही है, वो कौन सी दीवार है? मास्टर स्ट्रोक की अब इस रिपोर्ट में आप देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का ये सबसे नया वीडियो है। 20 सेकंड के वीडियो में सबसे पहले इन सीखों के पार आपको जो ये दिख रहे हैं, ये नंदी है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में है। इस वीडियो की शुरुआत में जो जालीनुमा दीवार आपको दिख रही है, कथित शिवलिंग और नंदी के बीच की इस दीवार को गिराने के लिए अब वाराणसी की अदालत में याचिका दाखिल की गई है। अब आपको हमारी सहयोगी रोमाना इसार खान एक एनिमेशन के जरिए ये समझाएंगी कि कैसे काशी विश्वनाथ परिसर के नंदी वजू खाने या कथित शिवलिंग के ठीक सामने विराजमान है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हिस्सा जिसमें नंदी है और नंदी का मुख आप देख रहे हैं। नंदी का मुख जो है वो वहां पीछे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वो जो वुजू खाना है, जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बाबा मिल गए, जहां हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है, उसी शिवलिंग की ओर इस नंदी का मुख है। और यही वो सबसे बड़ा साक्ष्य, सबसे बड़ा प्रमाण जो हिंदू पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है। इसी को लेकर ये जो जाल है और इसके बाद जो दीवार है, जो ज्ञानवापी मस्जिद की पूर्वी दीवार मानी जाती है, उसी को तोड़ने के लिए याचिकाकर्ताओं ने अदालत में नई याचिका भी लगा दी है। लेकिन इसके अलावा हिंदू पक्ष मस्जिद की एक और दीवार को गिराने की मांग कर रहा है। ये कौन सी दीवार है और इससे क्या साबित होता है, अब जरा ये समझिए। लेकिन उसके लिए आपको पहले ये वीडियो देखना होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का ये वीडियो कल आया था और इसी वीडियो में कुएं नुमा जगह के अंदर वो ढांचा दिख रहा है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। अब हिंदू पक्ष का दावा है ये शिवलिंग इस वजू खाने के नीचे तक बना हुआ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वजू खाने के नीचे तहखाने में शिवलिंग जैसी आकृति देखी है जिसके अगल बगल दीवार बनी हुई थी। डॉक्टर विलियम अल्टेकर की एक पुस्तक है कि उस समय जो है शिवलिंग 100 फीट का हो सकता है। ये बहुत पहले उन्होंने लिखा था जब भारत में भ्रमण करने के लिए आए। तो हम प्रतिवादी जो है पूछे कि अब मतलब ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी के लोग से, क्या यह नीचे जाने का भी कोई कच्छ है? तो कहे हाँ है। अब सोच लिए प्रतिवादी हमको ले आ रहे हैं उस शिवलिंग के नीचे तहखाने में, जो ले आ रहे हैं सीढ़ी से हम लोग उतरे, हम और विष्णु शंकर जैन जी थे। हम लोग नीचे देखे कि वहाँ पर दीवारों से जो आ रहा था गोल सा, उसको दीवारों से चुनाई हुई थी। हमें लगा कि वह ऊपर का शिवलिंग लगाया नीचे है और नीचे जाए जहाँ माँ पार्वती का अर्घा होगा। तो हमने एक वाद जो है आज जो दाखिल किया गया उसमें यह है कि ऊपर का दीवार नीचे का भी दीवार इसको तोड़ा जाए, जिसे विश्व जो है शिवलिंग का एक स्थिति स्पष्ट हो सके। जो बात अब तक सोहनलाल आर्य कह रहे हैं उसे आपको एक एनिमेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि वजू खाने में जो कथित शिवलिंग मिला है वो पूरा नहीं है, क्योंकि कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि यहाँ पर 100 फीट का शिवलिंग था। इसलिए संभव है कि वो शिवलिंग वजू खाने के नीचे बने तहखाने तक जाता हो। यह दावा है कि तहखाने में एक ऐसी शिवलिंग जैसी आकृति दिखी है जिसके आसपास दीवार बनी हुई है, चिनाई हुई है, इसीलिए इसे भी तोड़ा जाना चाहिए। हमने एप्लीकेशन लगाई है वहाँ पे कि जो वजू खाने के नीचे दीवार है उसको तोड़ा जाए और वहाँ पे जाने की इजाज़त दी जाए, उसका जो मलबा है उसको हटाया जाए। इस वक्त जो आप पर गुजर रही है
उसका विश्लेषण करेंगे और आप कहेंगे आप पर क्या गुजर रही है। भाई अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से गुजर रही है। हम लोग यहाँ वाराणसी में हैं, हम पर गर्मी गुजर रही है। बेंगलुरु में बाढ़ गुजर रही है। हमने आपको पूर्वोत्तर के इलाकों के बारे में कल ही रिपोर्ट दिखाई थी कि वहाँ कैसे कुदरत का सायरन बज रहा है, और आज एक ट्रेलर वहाँ बेंगलुरु में बाकायदा दिखा भी दिया। और ये नहीं है कि कुदरत एक ही लाइन और लेंथ पर चल रही है, डबल गेम चल रहा है कुदरत का। ऐसे वो 6 राज्य अभी मास्टर स्ट्रोक में मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ, जहाँ पर वो डबल गेम चल रहा है कुदरत का। कहीं बाढ़, कहीं पर सूखा, कहीं पर जंगलों में आग, कहीं ओले, कहीं भयंकर गर्मी, तो कहीं बाढ़। कहीं गर्मी से हाहाकार, तो कहीं पानी करे प्रहार। समस्या हो रही विकराल। इधर भी ध्यान दो सरकार। भारत के 6 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत नाराज है। वो चेतावनी दे रही है, लेकिन हम सुन नहीं रहे। सबसे पहले दिखाते हैं असम का हाल। असम की नदियों में आई बाढ़ ने भयंकर बर्बादी की है। 33 में से 24 जिलों में बाढ़ का कहर है। करीब 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में भारी बारिश के साथ हुआ भूस्खलन, जिससे कई जगहों पर सड़कें धंस गईं। NH-27 का हिस्सा बंद हो गया है। हाईवे पर अब सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही गड्ढा है ये रास्ता जो NH-27 जो जाता है, असम को जोड़ता है नीचे, यानी कि लोअर असम से लेकर अपर असम तक। दीमा हसाओ जिला जाने का ये रास्ता है, जहां पर जिस तरह से ज़मीन खिसकी है और पूरी तरह से ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से जो हालात हुए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात हुए हैं इस समय। नीचे ड्रेन तक का पानी दिख रहा है। दीमा हसाओ इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसी इलाके में पूर्वोत्तर की लाइफलाइन कही जाने वाली माईबोंग सुरंग है, जो बाढ़ और बारिश की वजह से बंद हो गई है, जहां बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से पानी और मिट्टी हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। लगातार हो रहे भूस्खलन और बारिश के कारण पिछले 2 दिन से ये सुरंग बंद है और पूरे पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी बाधित है। अगर मैं ये कहूँ कि त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और आसपास के जो राज्य हैं, जहाँ को ये आपस में जोड़ता है असम के जरिए, दीमा हसाओ जिले में लोकेटेड इस सुरंग के हालात आप देख सकते हैं। असम का दर्द दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल बाढ़ वाले इलाकों में पहुंची। लगातार हो रही बारिश से असम में 24 से अधिक जिलों में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 100 से ज्यादा रिलीफ कैंप बन चुके हैं, जिसमें अभी 50,000 से 1 लाख लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है और कई को अभी भी ले जाना बाकी है। कोपली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका असर कोपली के साथ वाले इलाकों पर भी पड़ा है। नौगांव के कामपुर में लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन लोग जिंदगी बचाने के लिए पानी में ही चल पड़े। होजोई की इन तस्वीरों में तो बाइक को बोट की सवारी पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि सड़क ही नदी बन गई। 3 जिलों की इन तस्वीरों के जरिए असम का हाल समझाने की कोशिश करते हैं। पहली तस्वीर असम के कामरूप जिले की है, दूसरी डिब्रूगढ़ जिले की और तीसरी है दीमा हसाओ की। इन तीनों तस्वीरों में नजर आ रहा है कि कैसे जिंदगी पटरी से उतर गई है। लोग घर-बार छोड़कर जाने को मजबूर हैं। किसी की गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के कंधे पर सामान है, तो किसी के हाथों में चूल्हा और सिलेंडर है। कई इलाकों में एनडीआरएफ और सेना भी रेस्क्यू में जुटी है। कई हजार हेक्टेयर फसल बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। बाढ़ से कम 8 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसी हालत के चलते ही 11वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। असम का हाल आपने देखा, अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ भी मौसम विभाग ने कल भारी बारिश की चेतावनी व्यक्त की है। राज्य में 5 लोगों की मौत बाढ़ बारिश की घटनाओं से हो चुकी है। अरुणाचल की तरह ये हालात केरल में भी है, जहाँ कई जिले बारिश के अलर्ट पर हैं। तस्वीरें केरल के कोट्टायम की हैं, जहां भारी बारिश और तेज हवाओं ने जमकर तबाही मचाई।
लोहे का ये खंभा भी कुदरत के कहर को झेल नहीं पाया और ढह गया। फिलहाल ये तो हाल मानसून के आने से पहले का है। वहीं कर्नाटक में भी आसमान से आफत बरसी है। कर्नाटक में बारिश भले ही थम गई लेकिन वो कई सवाल खड़े कर गई। कुछ घंटों की बारिश में बेंगलुरु में बाढ़ के हालात क्यों बन गए, ये देखिए। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। गाड़ियां लग रहा था जैसे सड़कों पर नहीं बल्कि तालाब में चल रही थी, क्योंकि सड़कों पर घुटनों तक पानी था। बारिश के चलते 2 मजदूरों की मौत हो गई। कई जगहों पर पेड़ भी उखड़ गए, जिनको हटाने के लिए निगम को मशक्कत करनी पड़ी। बेंगलुरु में 12 घंटों में 114 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि क्षमता इतने पानी को संभालने की नहीं थी। नतीजा, कई जगहों पर 4-4 फीट तक पानी भर गया। ये सब बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के विकास की वजह से हुआ है। शहर इतनी बारिश के लिए बनाया ही नहीं गया। बची कुछ कसर अवैध निर्माण ने पूरी कर दी। खतरा टला भी नहीं है, क्योंकि 20 से 22 मई को फिर से तटीय कर्नाटक में भारी बारिश के आसार हैं। We are expecting widespread rains over coastal Karnataka for next 2 days, followed by fairly widespread rains from day 3 to day 5, that is from 20th to 22nd. इस बार मॉनसून के आने से पहले ही बाढ़ की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। वहीं देश के मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का है। वक्त से पहले पड़ी तेज गर्मी ने उत्तर प्रदेश के किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां किसान खेती पर पड़े असर से परेशान हैं। बचाने के लिए यही करें कि रात भर यहाँ रहना पड़े है, रखवारी करनी पड़ रही है इसकी, और इसके बोतल बांध रखी हैं और पन्नी उन्नी बांध दी है इसमें। बेलें सूख जाती हैं, माल नहीं फूल पाता। जैसे माल आना शुरू हो जाता है तभी बेलें सूखने लगती हैं। छोटा छोटा माल रह गया, अब इसको मंडी नहीं ले जा सकते, कहीं बाजार में नहीं बिक रहा। इस साल तो हमें बहुत नुकसान है। 80-90 हज़ार रुपये तो लगा के बैठ गए और 1-1.5 लाख का तो ऐसे नुकसान है। देश के किसानों का बड़ा हिस्सा अब भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली अलग ही जल संकट से जूझ रही है। ये तस्वीरें ओखला बैराज के नजदीक की हैं। इसी बैराज से बड़े हिस्से को पानी सप्लाई होता है, पर यहाँ लोगों को पानी स्टॉक करना पड़ रहा है। साउथ दिल्ली का इलाका है ये, और यहाँ पर ओखला जो बहराज है उससे नज़दीक एक कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मेरे साथ जो हैं सतीश कुमार झा जी मौजूद हैं, जिन्होंने हमें बताया कि 3 दिनों से उन्होंने ये पानी स्टोर करके रखा था जो इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह की समस्या है? गर्मी बढ़ने के साथ साथ पानी की समस्या बढ़ गई? जी मैम, पानी की समस्या काफ़ी दिनों से है। यहाँ पे हमें पानी बाहर से खरीद के पीना पड़ रहा है, और कभी कभी तो पानी वाले भी नहीं आते, जो हमें 3 दिन स्टोर करके फिर उसको पानी को इस्तेमाल करते हैं। नहाने में भी 2 दिन से भी ये है कि नहाए अभी तक नहीं है। कल की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि यमुना पानी की कमी की वजह से सूख रही है और लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं इस मसले को लेकर जब हम नेताओं के पास पहुंचे तो पता लगा कि यहाँ मामले को फुटबॉल बनाकर खेला जा रहा है। दिल्ली कह रही है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा कह रहा है कि पंजाब पानी दे तो हम आगे दें। इसी में दिल्ली की जनता फंसी हुई है। मैं लोगों से कहूँगा कि हम अपने सभी रिसोर्सेज से पूरा कोशिश कर रहे हैं, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने देंगे। और हरियाणा से फिर से मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारा पूरा पानी है वो पूरा पानी छोड़ दें। जितना भी वो इस विषय पर झूठ बोल करके और फर्जी आंकड़े दे करके राजनीति करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये विषय एक बार नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये जो है पानी हरियाणा से जितना मिल रहा है पर्याप्त, जो उनकी आवश्यकता क्या है, जितना उनका शेयर है, शेयर के हिसाब से उनको मिलता है। लेकिन मई के महीने में पानी की कमी और भीषण गर्मी के पीछे पर्यावरणविदों की राय भी सुन लीजिए। नॉर्मली एयर ग्लोब के चारों तरफ घूमती है, और जब वो ट्रैप्ड हो जाती है और लोकल लेवल पे और गर्म हो जाती है, तब भी हीट वेव बहने लगता है। ये अगर आप हिस्टोरिकली देखें, जब इंसानी इंटरवेंशन से जब तापक्रम नहीं बढ़ता था, उस वक्त ऐसी स्थितियाँ 50 साल में एक बार पैदा होती थी। लेकिन अब हाल के दिनों में हर 4-5वें साल ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि वो सड़क किनारे पेड़ पौधे लगाएगी, पर चंद पेड़ पौधों से क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। जानकार कह रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट विकसित करना बहुत जरूरी है। सुंदर ग्रीन बेल्ट का डेवलपमेंट, फ्लड प्लेन का प्रॉपर रिस्टोरेशन, ये सब बहुत आवश्यक है। अगर गौर से देखें तो जहाँ भी नेटिव फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को हमने इस्टेब्लिश किया है या उनको बचाया है, वहाँ पर हीट वेव के दौरान भी टेम्परेचर काफ़ी पुरसकूं है।
सरकारें बारिश के दिनों में पौध रोपकर जिम्मेदारी पूरी मान लेती, लेकिन असम और अरुणाचल, केरल से लेकर कर्नाटक और यूपी से लेकर दिल्ली तक की तस्वीरें कह रही हैं कि अब भी सुन लीजिए, वरना ये दिल दहला देने वाले नजारे बार बार दिखाई देते रहेंगे। तो आप जहां कहीं भी हैं, अपना ख्याल रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।